हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो पशु परिचर की क्लास में ये तीसरा वीडियो है। पाठ भी हम करवा रहे हैं। तो देखिए, कुछ टॉपिक हमने करा लिए। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो प्रमुख पशु मेले हैं उनको लेकर। तो देखिए, पशु मेले कौन कौन से हैं। पुष्कर मेला जो कहाँ पर लगता है, तो पुष्कर अजमेर में लगता है। ये तो आपको सीधा पता लग जाएगा, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है कि अगर पुष्कर ऑप्शंस में नहीं दे तो अजमेर आपको याद रखना है। महाशिवरात्रि का जो प्रमुख पशु मेला है वो करौली में लगता है, याद रखिएगा। फिर बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला है, वो सांचौर में लगता है। फिर सेवड़िया पशु मेला, ये रानीवाड़ा सांचौर में लगता है। चंद्रभागा, ये झालरापाटन झालावाड़ में लगता है चंद्रभागा। और बहरोड पशु मेला, ये कोटपुतली बहरोड में लगता है, याद रखिएगा। श्री बलदेव जो पशु मेला है वो मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। और वीर तेजाजी का जो मेला है डीडवाना कुचामन जिले में लगता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर परीक्षा में पूछा भी जाएगा तो एक तो आप वीर तेजाजी का प्रमुख रूप से याद करके जाइएगा, और एक चंद्रभागा पशु मेला, इनको आप खास याद रखिएगा। ये यही परीक्षा में पूछे जाएंगे, इनके अलावा ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन आप इनको तो याद रखिएगा। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो आप एक महाशिवरात्रि का मेला जो है ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, इसी लाइन में आगे देखिए, बाबा रामदेव जी का जो पशु मेला है वो नागौर में लगता है। ये जो बाबा रामदेव जी का पशु मेला है बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बाबा रामदेव जी का मेला नागौर में लगता है। फिर जसवंत पशु मेला भरतपुर में। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। और मल्लीनाथ जी का जो मेला है तिलवाड़ा बालोतरा में। और गोमती सागर, ये झालरापाटन झालावाड़ में। मैंने आपको पहले भी कुछ बताइए। इनके अलावा बाबा रामदेव जी का और मल्लीनाथ जी का ये सवाल पूछे ही जाते हैं, इनको आप खास करके याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है पशुओं की उम्र ज्ञात करना। पशुओं की उम्र ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, क्या विधि रहती है। पशुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए देखिए उनकी विधियाँ कुछ हैं, वो हम देखते हैं। पहले रिकॉर्ड के द्वारा हम उनकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। फिर पशु की शारीरिक अवस्था के द्वारा उनके शरीर देखकर। फिर खुर के द्वारा। फिर सींगों के द्वारा और दांतों के द्वारा, इनके द्वारा हम पशुओं की जो है उम्र ज्ञात कर सकते हैं। परीक्षा में इनके ऑप्शन दिए जाएंगे। इनके अलावा एक ऐसा कुछ दे दिया जाएगा जो नहीं होगा, ये तो वो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी पशुओं की आयु ज्ञात करने का तरीका नहीं है या विधि नहीं है, तो आपको वो याद रखना है। तो इनके द्वारा जो पशुओं की आयु ज्ञात की जाती हैं, उनके दांतों से उम्र के साथ साथ दांतों की संख्या में बदलाव आते हैं। तो दांतों के द्वारा ऐसे पता लगाया जाता है, जिसे इंग्लिश में डेंटल फॉर्मूला का भी कहा जाता है। ये गाय भैंस बकरी सूअर इत्यादि की सही उम्र पता लगाने में काम आता है। आगे देखिए, डायग्राम के साथ हम समझते हैं। ये देखिए, 2 वर्ष के जो पशु होते हैं उनके दांत कुछ ऐसे होते हैं। फिर 2.5 वर्ष के होते हैं तब उनके दांत ऐसे हो जाते हैं। और 3 वर्ष के थोड़ा थोड़ा इनमें बदलाव होता जाता है। जो इनके विशेषज्ञ होते हैं उनको उनके दांत देखते ही उनका पता लग जाता है, ये 4 वर्ष के और ये 5 वर्ष के दांत हैं। आगे देखिए, आगे बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर। देखिए, वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर बात करें तो जो इसे केचुआ खाद भी कहा जाता है। और ये वर्मी कंपोस्ट खाद क्या है, तो आपको बता दें, जो केचुए का मल होता है उसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहा जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। धरती पर केचुए 2 करोड़ वर्षों से अधिक से विद्यमान है। केचुए मिट्टी में रहते हैं, सड़ रहे जैविक पदार्थों को खाते हैं। केचुओं के पाचन तंत्र द्वारा इस जैविक पदार्थों को प्राकृतिक उर्वरक में बदल दिया जाता है। केचुए के मल को ही वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों के साथ सूक्ष्म जीवाणु एवं कई तरह के एंजाइम, विटामिन, हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, जिससे मिट्टी में सूक्ष्मजीवीय गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। तो आपको ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो ये इसे केचुआ खाद खाद भी कहा जाता है। और ये क्या है, तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो केचुए के मल को ही वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अब ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट जो होती है उनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो ये उनमें पोषक तत्व होते हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं, इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है। आप एक बार ध्यान में ज़रूर रखें, लेकिन आप जो पोषक तत्व हैं उनके नाम ज़रूर याद रखें। तो वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, देखिए, जैविक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम,
कॉपर, आयरन, जिंक और सल्फर। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए वर्मी कंपोस्ट के लाभ क्या हैं? तो लाभ को लेकर बात करें तो इसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो मैंने आपको अभी बता दिया है। जो पोषक तत्व होते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। एक तो ये लाभ होता है। फिर आगे बात करें तो देखिए मृदा संरचना, मृदा विन्यास, मृदा वातन तथा भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और एवं मृदा क्षरण को रोकता है। आगे बात करें तो वर्मी कंपोस्ट में केचुए के कोकन अंडे पाए जाते हैं जिससे भूमि में केचुओं की संख्या एवं गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। ये लाभ हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट के जो लाभ हैं देखिए, इससे क्या है कि मृदा के पीएच मान को उदासीन बनाता है और ये भूमि से पोषक तत्वों की हानि को रोकता है। वर्मी कंपोस्ट जो है उनमें इतने पोषक तत्व होते हैं कि जो भूमि से पोषक तत्वों की जो हानि है उसको रोकता है एवं रासायनिक उर्वरकों की उपयोग दक्षता को बढ़ाता है। ये भूमि में जैविक पदार्थों के अपघटन को बढ़ाता है। चलिए तो हम सीखते हैं कि वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो कैसे बनाई जाती हैं। तो क्या सामग्री चाहिए उसको लेकर बात करते हैं। पहले तो पशुओं का गोबर, खेत के व्यर्थ पदार्थ, फसल अवशेष, सूखी हुई पत्तियाँ, निंदा यानी खरपतवार, जो घास उगती है खरपतवार, फिर फल फूल सब्जी बाजार का व्यर्थ पदार्थ, कृषि उद्योगों का व्यर्थ पदार्थ, होटलों का प्राप्त व्यर्थ पदार्थ, शहरी एवं ग्रामीणों से प्राप्त जैव अपघटनीय व्यर्थ पदार्थ आदि उपयोग होते हैं इसमें। सवाल ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो बनने में कितना समय लगता है। इसको आपको याद में रखना है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो देखिए वर्मी कंपोस्ट बनने में लगभग 2 से 3 माह का समय लगता है और 1 वर्ष में 4 चक्र वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है। यानी 4 बार ही बनाया जा सकता है। 2-3 महीने का तो इनमें समय लगता है बनने में और ये 4 चक्र वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है। फिर देखिए केंचुओं की उपयुक्त प्रजाति का चयन। तो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए केवल सतह में रहने वाले केंचुओं का उपयोग करना चाहिए। जो केंचुए भूमि में गहराई पर रहते हैं वे केंचुए खाद बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। बात करें केंचुए तो देखिए वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए अफ्रीकी जो केंचुए होते हैं और लाल केंचुए होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। एक तो लाल केंचुए और जो अफ्रीकी केंचुए होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। अफ्रीकी केंचुए और लाल केंचुए की अपेक्षा आकार में बड़े होते हैं एवं गहरे रंग के होते हैं और लाल केंचुओं की मृत्यु दर अफ्रीकी केंचुओं की तुलना में कम होती है। इन केंचुओं को आपस में मिलाकर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करना चाहिए। अफ्रीकी केंचुए बेहतर माना जाता है क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त ये कंपोस्ट के दौरान ज़्यादा बच्चों को भी जन्म देते हैं। चलिए अब बात करते हैं नए टॉपिक को लेकर, पशुगणना। पशुगणना को लेकर बात करते हैं। सबसे पहला ही सवाल 20वीं जन पशुगणना जो 2019 में हुई, इसको लेकर बात करें तो देखिए इसका कार्य किसने किया पशुगणना का, 20वीं पशुगणना का। तो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा ये की गई। अवधि 5 वर्ष की रहती है। 18वीं पशुगणना पहली बार नस्ल के आधार पर की गई नस्ल और 20वीं पशुगणना डिजिटल गणना थी और पशुगणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 से हुई, याद रखिएगा। प्रकाशन 16 अक्टूबर 2019 को हुआ। फिर 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार कुल पशुधन 568.01 लाख, इसे आप 56.8 मिलियन या 5.68 लाख करोड़ भी कह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये सवाल रहेगा, बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको ये खास याद रखना है। इनके अलावा अगर आप याद रखेंगे तो 20वीं पशुगणना है वो डिजिटल गणना थी और 18वीं पशुगणना जो है पहली बार नस्ल के आधार पर की गई। इन दोनों को आपको साथ याद रखना है और खास कुल पशुधन, ये परीक्षा में बार बार पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। और नस्लों के आधार पर पहली जो गणना है वो 18वीं। आगे देखें तो 2012 की तुलना में 20वीं पशुगणना में 1.61% की कमी आई है और 2012 में पशु संख्या थी 577.32 लाख। देश के कुल पशुधन का 10.58%। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है राजस्थान का। और आगे बात करें तो राजस्थान में जो पशु घनत्व कितना है तो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। 1 किलोमीटर में कितने जो पशु आते हैं, पशु घनत्व वो होता है
तो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आगे बात करें तो 2012 में ये प्रति हज़ार 169 था पशु घनत्व। फिर देखिए पशुधन की स्थिति क्या है, तो देखिए राज्य में कुल पशुधन का प्रतिशत देखिए गाय का है 24.54%। फिर भैंस का है 24.11%। राजस्थान में पशुधन में आगे बात करें तो देखिए भेड़ जो हैं 13.92% हैं, बकरी है 36.69%, ऊँट हैं 0.37%, सूअर है 0.27%, जो गधे हैं वो 0.04% है। और देश के पशुओं का प्रतिशत कितना है, तो देखिए गाय है जो छठे नंबर पर है, 6 रैंक है 7.20%, भैंस है 12.47%, दूसरा स्थान है भैंस का पशुओं के प्रतिशत में। भेड़ है वो 10.64%, चौथा स्थान है। और जो बकरी है वो है 14% प्रथम स्थान पर, याद रखिएगा। इसी लाइन में अगर आगे बात करें, इसमें अगर पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा का पूछा जाएगा, आपको बकरी और गाय इनको याद रखना है, पशुओं के प्रतिशत में इम्पोर्टेंट है, यही पूछे जाएंगे। और गाय को लेकर ज़्यादा चांस है पूछने के, तो आप ये याद ज़रूर रखें। इसी लाइन में अगर आगे बात करें तो देखिए वे पशु जिनकी 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना रिपोर्ट में कमी दर्ज की गई है। तो कमी किन में दर्ज की गई है, देखिए जो भेड़ है उसमें कमी आई है 12.95% की, बकरी में जो कमी आई है वो 3.81% की, खच्चर में 60.33% की, गधा है वो 71.31% की कमी आई है, ऊँट में आई है 34.69% की, और कुत्ते में आई है 52% की। इनके अलावा घोड़े में भी कमी आई है 11.86% की। इसके आगे बात करें वे पशु जिनमें पशु गणना में वृद्धि हुई है, वृद्धि किन में हुई है उनके लेकर बात करें तो देखिए गाय में वृद्धि हुई है 4.60% की, भैंस में हुई है 5.53% की, कुक्कुट में जो वृद्धि हुई है वो ये 82.23% की, और खरगोश में हुई है 21.51% की। साथियों लगभग शॉर्ट नोट्स हमने पशु परिसर के पार्ट बी को लेकर हमने शॉर्ट नोट लगभग पूरे करवा दिए हैं। इनके अलावा भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे उनमें जितने सवाल बन सकते हैं वो हम एमसीक्यू के द्वारा हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चैनल से बने रहिएगा। कोई सवाल हो, कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो से बने रहिएगा। पशु परिचय को लेकर क्लास जारी रहेगी। एग्ज़ाम ज़रूर आगे गए लेकिन आप तैयारी को जारी रखें। जितनी ज़्यादा आपकी तैयारी होगी उतने ही आपके ज़्यादा चांस बने रहेंगे। इनके अलावा आप तैयारी रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।